बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान की आज की ताज़ा तरीन तकरीर बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पिम्स, डॉक्टर निशरवा बरकी, डॉक्टर फैसल सुल्तान, चेयरमैन डॉक्टर आबिद मलिक, ख्वातीन हज़रात, मैं आज इसलिए खुश हूँ कि मैंने जब इमरजेंसी देखी, जब मैं हमारी गवर्नमेंट आई पहली दफ़ा, तो मैं इमरजेंसी का एक दिन रात को चक्कर लगाया पिम्स की, तो जिस हालात में लोगों को मैंने देखा तभी फ़ैसला किया कि हमें यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल जो इर्द गिर्द से सारे लोग पिम्स आते हैं, कि जो सबसे तकलीफ़ में लोग आते हैं वो इमरजेंसी में आते हैं। और अगर उधर ये नहीं बात कि वो रिफ़्लेक्ट करता है हॉस्पिटल की क्वालिटी, वो इंसानियत का तकाजा है कि जब एक मरीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हो उसके लिए सबसे बेहतर इलाज हो। तो यहाँ उल्टा है कि पिम्स के अंदर तो कई बड़ी अच्छी डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर डेंटिस्ट्री की मैं तारीफ़ करूँगा, लेकिन इमरजेंसी के हालात बहुत बुरे थे जब मैंने देखा। तो आज हमने पूरी वो एक प्रोसेस से गुजरे हैं। बाहर से आर्किटेक्ट जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बनाने के आर्किटेक्ट हैं, ग्रैम रैप, जिन्होंने शौकत खानम का भी डिज़ाइन किया और शौकत खानम दोनों हॉस्पिटल्स का डिज़ाइन किया। और आज अगर शौकत खानम को दोनों हॉस्पिटल्स को जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन मिली है, तो उसकी एक ये भी वजह है कि वो एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के डिज़ाइनर ने, आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग बनाई है। तो हम ये भी चाहते थे कि यहाँ भी ये जो इमरजेंसी बने वो एक स्पेशलाइज्ड हो, यानी वो ख़ास तौर पे केटर करे जो कि इमरजेंसी के मरीज़ आते हैं। तो उसके लिए फिर ग्रैम रैप जो कि अमेरिकन आर्किटेक्ट है, जो स्पेशलिस्ट है, और मैं ख़ास तौर पे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया। जितना भी ख़र्चा था ये इमरजेंसी के डिज़ाइन पे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने वो ख़र्चा दिया। ये चीज़ साबित भी करती है कि यहाँ कितनी हमारी कौम कितने खुले दिल की है, जनरस लोग हैं। इनको मेरे ख़्याल में कोई दुनिया में इतनी कौम अल्लाह के नाम पे पैसा नहीं देती जितनी पाकिस्तानी कौम देती है। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया और अब आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है, और ये पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान में अब एक जो सबसे क्वालिटी की इमरजेंसी बनेगी वो ये, इसकी आज हमने आज ओपनिंग की है, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की है। और मैं इसलिए भी ये जो आपने जना हॉस्पिटल की भी आज हमने स्टोन लेइंग की। जना हॉस्पिटल जो 300 बेड का हॉस्पिटल है, और ये डॉक्टर फैसल ने सही कहा कि 1985 के बाद ये पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। ये हम सबको समझना चाहिए कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। आप सबको हैरत होगी कि 2010 और अब 10 सालों के अंदर इस्लामाबाद की आबादी दुगनी हो गई है। सो इतनी तेज़ी से ये शहर बढ़ रहा है। तो 85 के बाद अगर हॉस्पिटल नहीं बना तो इसलिए इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स के ऊपर रश पड़ता है, डॉक्टर्स पे प्रेशर पड़ता है, उसकी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये भी एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बन रहा है जिसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स अमेरिका से बन के आ रही है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे भी आर्किटेक्ट्स इसको फॉलो करके यहाँ भी उनकी ट्रेनिंग होगी, वो भी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 आज इनकी ओपनिंग की है, और मैंने ये तीसरी जो बात कहनी थी वो हेल्थ कार्ड की है। मेरा ये ईमान है कि इन 3.5 साल में किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना ज़्यादा काम आवाम के लिए किया ही नहीं है। हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, सवाए सिंध के, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पैसा देती हैं हेल्थ कार्ड की इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देने का।
تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے بھی نہیں اندر ایسی ملتی، پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو. یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا خواب تھا. تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ہم نے خیبر پختونخوا سے شروع کیا چھوٹے پیمانے پہ، پھر ہم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ ہم جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ہمارے نیچے سب کو، ہر خاندان کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو خواب ہے پاکستان کی، جو اس کی ویژن تھی، فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے اس راستے کے اوپر چڑھنے کا، کہ ایک انسانیت کا نظام ہو. ایک غریب خاندان جس کے گھر میں بیماری ہو اور پیسہ نہ ہو بچوں کا علاج کروانے کے لیے، ماں باپ کا علاج کروانے کے لیے. کتنے ہمارے ملک میں ایسے خاندان ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس اگر پیسے نہیں تو ہم کیا کریں گے، قرضے لے لیتے ہیں لوگ. غربت کی لکیر سے خاندان نیچے چلے جاتے ہیں. ایک اپنے خاندان کے کسی فرد کا علاج کراتے کراتے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے جاتے ہیں قرضے لے لے کے. تو یہ تب سے میں نے جب سے پولیٹکس میں آیا تھا میرا یہی خواب تھا کہ ایک دن ہمارے شہریوں کو ایک ایسا کارڈ ملے کہ وہ اس ہسپتال میں جا کے علاج کروا سکے جو وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اپنا علاج کروا سکے. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، مہینہ پہلے ڈاکٹرز ہاسپٹل کے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے مجھے کال کیا اور مجھے مبارک دی کہ پہلی دفعہ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ایک مزدور کا ہارٹ کا آپریشن ہوا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مہنگا ہوگا. تو یہ ہماری یہ ایک قدم ہے. اس سے ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوگی اب ہاسپٹلس میں، ہیلتھ سسٹم میں، کیونکہ اتنا زیادہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہیلتھ انشورنس میں. تو اب کوئی بھی غریب علاقے کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جا کے ہاسپٹل کھول سکتا ہے، جو پہلے کبھی وہ نہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا تھا. اور گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیہاتوں کے اندر جائیں، ڈسٹرکٹس میں جائیں، وہاں ڈاکٹرز نہیں ملتے. ڈاکٹرز بھی وہاں جانا پسند نہیں کرتے دور دراز علاقوں میں. مجھے میاں والی میں کیونکہ میرا حلقہ تھا، میں وہاں کیمپیننگ کرتا تھا، بہت برے حالات ہوتے تھے ہاسپٹلس کے، کیونکہ ڈاکٹرز عموماً جاتے نہیں تھے وہاں، نرسز نہیں ملتی تھیں وہاں. تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو مل گیا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کہ وہ بھی اب دور دراز علاقوں میں جا سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ اکنامکس ہو، چاہے ہیلتھ کیئر ہو، چاہے تعلیم ہو، کسی نے بھی نہیں پاکستان میں سوچا تھا کہ 70 سال کے بعد ایک حکومت کوشش کرے گی ایک تعلیمی نصاب لانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک طبقاتی تعلیمی نظام بنا ہوا ہے. امیر کے لیے انگلش میڈیم اور اچھے نوکریاں، ہمارے نیچے عوام کے لیے ممکن ہی تھا اوپر آنے کا، کیونکہ سسٹم، تعلیم کا سسٹم ہی اوپر نہیں آنے دیتا تھا. اور یہ پھر انگلش کی جو زبان ہے، یہ بجائے تعلیم سیکھنے کے لیے یہ کلاس ڈسٹنکشن بن گئی کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ اوپر والی کلاس کا ہے، وہ بیچارے نیچے والی کلاس کے. اتنا بڑا یہ غلامی کا ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے کہ ہم کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے پڑھے لکھے ہیں، وہ پہلے انگریزی میں 4-5 جملے کہتے ہیں پھر اردو میں آتے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر احساس کمتری کا نظام بنایا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے جو ہم نے چینج نہیں کیا. تو آج مجھے بڑا فخر، ہم نے شروعات کر دی ہے بڑی مشکلوں سے. ایک کوڈ سلیبس، ایک کریکولم، نصاب، اور 5 سے پھر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم نے سیرت نبی کا فیصلہ کیا کہ اپنے سارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھائیں گے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. بڑی قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک اس کا کیریکٹر بڑا نہ ہو. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی کیا تھی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फिक्री इनकलाब था। लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया था। उनके मदीना के हिजरत पे पहुंचने के और उनके दुनिया के जाने के बाद जो 10 साल थे, सिर्फ जंगों के अंदर कोई 1000 से 1200 लोग मरे थे टोटल, लेकिन वो सारा अरब उनके नीचे आ गया था। तो वो तलवार से नहीं हुआ था, ज़हन बदले थे उन्होंने, फिक्री इनकलाब था। और वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की जब से हमारा मुल्क बना है कि लोगों को बताएं तो सही कि वो जो कुरान हमें हुक्म देती है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, वो क्या वजह थी। वो हमारी बेहतरी के लिए है। जो कौम उनकी सुन्नत पे चलेगी वो उठ जाएगी। और क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। तो जो भी उनकी सुन्नत पे चलेगा वो कौम ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये भी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। उसका मकसद ही ये है कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कम से कम उनको ये पता हो कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने कैसे कैरेक्टर बदले, कैसे जो उनके इर्द गिर्द थे सब लीडर्स बन गए। तो ये मुझे जो सबसे खुशी है कि हमने तालीम के ऊपर वो काम किया है, हेल्थ में वो किया है, इकॉनमी को ठीक किया है। आज हमारे सारे इकॉनमी के इंडिकेटर्स राइट डायरेक्शन में हैं। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गई है। हमने अपने पैर पे खड़े होने का जो सबसे हमारा बड़ा मसला था कि हमारे खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, हम वो पहली गवर्नमेंट आई है जो उस तरफ अब निकल गई है कि अपनी आमदनी उठाती जा रही है और इंशाल्लाह अपने खर्चे मिलेंगे ताकि हमें किसी के सामने गुलामी ना करनी पड़े, एक खुददार कौम बन के हम सामने आए। तो आखिर में मैं फिर से आज बड़ा खुश हूँ कि ये जो 2 इनॉग्रेशंस किए मैं पिम्स के बोर्ड को ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम बन चुका है उसके अंदर मेरिट ख़त्म हो गई है और उसके वो इजाज़त देती है करप्शन की। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आपने वो सिस्टम्स लेके आने हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कोई वजह नहीं कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम्स लेके आए और इंसुलेट कर ले। बोर्ड का बनाने का मकसद ही ये है कि आप बोर्ड वो उस तरह हॉस्पिटल चलाएं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर चलता है। यानी आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। और जितना आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे उतना हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऊपर चली जाएगी। तो बोर्ड का तो मकसद ये है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोर्ड को कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है ये पिम्स में पोटेंशियल है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए पाकिस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बन सकती है। शुक्रिया। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।